चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा, कई बार सुना भी होगा, टीजीटी, पीजीटी और जीडीसी के एग्ज़ाम में कई बार, नेट में भी कई बार यहाँ से प्रश्न आता है कि हीरा पानी विरोधाभास क्या है ना। हीरा पानी विरोधाभास किसे कहा जाता है, इसका विचार किसने दिया और ये किस जगह लागू होता है, या आपने कई किताबों में पढ़ा होगा, इसका उल्लेख कई जगह मिलता है। फिर दूसरा आपने देखा होगा गिफिन पैराडॉक्स। गिफिन पैराडॉक्स यानी गिफिन विरोधाभास क्या है, और गिफिन वस्तुओं के संबंध में कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है। और फिर आपने देखा होगा सिटोवस्की पैराडॉक्स, यानी कि सिटोवस्की पैराडॉक्स जो है किस क्षेत्र से रिलेटेड है या किस प्रकार के अर्थशास्त्र से ये रिलेटेड है और इसको किसने दिया था। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा सिटोवस्की का पैराडॉक्स है, तो सिटोवस्की ने ही दिया होगा। तो 3 पैराडॉक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको देखा था कि बचत वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि बचत का जो विचार था वो सबसे पहले अर्थशास्त्री, फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने दिया था, लेकिन क्रमबद्ध सिस्टमैटिक तरीके से और उसे साइंटिफिक तरीके से परिभाषित करने का कार्य और उसे बताने का कार्य जो है प्रोफेसर मार्शल ने किया, और वो मार्शल के नाम से जाना गया। लेकिन बाद में मार्शल के इस कॉन्सेप्ट में भी आलोचना हुई और हिक्स ने इसके क्या किया, परिमार्जित किया। तो आगे चल कर के सेकेंड पार्ट हम बचत का अपलोड करेंगे इसके बाद। लेकिन पहले ये मैं पेपर पढ़ रहा था तो उसमें पेपर में देख रहा था कहाँ कहाँ ये प्रश्न पूछा गया। तो आप देखिए हीरा पानी विरोधाभास जो आपको पूछा गया वो 2006 पीजीटी में पूछा गया। और आप ये सिटोवस्की पैराडॉक्स देखेंगे पीजीटी 2011 वाला जो पेपर 2016 में हुआ है ना, उसमें जो है पूछा गया कि सिटोवस्की विरोधाभास किस क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, तो गिफिन पैराडॉक्स कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो भी विद्यार्थी हैं या नेट वाली, तो इन तीनों को जानना जरूरी है, परीक्षा में प्रश्न आता है। तो आपने देखा होगा प्रोफेसर मार्शल के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, और मार्शल बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं। कल्याणकारी यानी कि कल्याण, मानव के कल्याण से संबंधित परिभाषा दिया था। तो अगर पूछा जाए ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड किसका डेफिनेशन है, तो मानव के कल्याण से संबंधित यानी कि जो अर्थशास्त्र है उसको परिभाषित करने का जो कार्य किया वो किसने किया, तो वो जो है परिभाषित करने का जो कार्य है वो मार्शल ने किया। फिर आपने देखा होगा मार्शल ने अपनी काफ़ी फेमस पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। ये भी काफ़ी फेमस पुस्तक रही, चर्चा में रही। इसी में आगे चल कर के वो 3rd संस्करण में जो है उपभोक्ता की बचत के बारे में बात करते हैं। फिर मार्शल ने उपयोगिता को संख्या के रूप में मापने का भी कार्य किया, कार्डिनल अप्रोच टू मेजर ऑफ यूटिलिटी के बारे में बात किया। फिर मार्शल ने ही उपयोगिता जो ह्रासमान नियम है, डिक्रीजिंग लॉ ऑफ यूटिलिटी, तो जो नियम का नाम है ह्रासमान नियम, ये किसने दिया। नियम तो किसके नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग जानते हैं गोसेन का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन के नाम से जाना जाता है, डिक्रीजिंग लॉ ऑफ यूटिलिटी। तो डिक्रीजिंग लॉ ऑफ यूटिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, उपयोगिता का प्रथम नियम भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ यूटिलिटी भी कहते हैं। तो जो यानी कि ह्रासमान नियम है, ये जो नाम है, ये जो नाम है, इसका जो नाम वो किसने दिया, तो वो प्रोफेसर मार्शल ने दिया। अगर आप उपयोगिता यानी कि सीमांत उपयोगिता के विचार के आगे बात करेंगे, यानी सीमांत उपयोगिता की विचारधारा के बारे में बात करते हैं, तो इसकी विचारधारा प्रोफेसर यानी जेवंस के द्वारा दिया गया था, जेवंस के द्वारा दिया गया था। उपभोग के क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता के विचार को प्रोफेसर जेवंस लाए और जेवंस ने इसके बारे में बताया। आगे यदि आप बात करते हैं प्रोफेसर मार्शल की, तो प्रोफेसर मार्शल ने, हमने आपको बताया, मांग के नियम की बात किया, यानी मांग का नियम के बारे में बताया, मांग की लोच के बारे में बताया, लॉ ऑफ डिमांड,
लॉ ऑफ डिमांड जनरली ये कहता है कि यदि किसी वस्तु की प्राइस इंक्रीज होती है तो उस वस्तु की डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है उस वस्तु की, यानी किस वस्तु की, जिस वस्तु की कीमत बढ़ती है। तो जनरली प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप, यानी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये किसका यानी नियम है, ये जनरल लॉ ऑफ डिमांड है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जनरल लॉ ऑफ डिमांड यानी dx = 1 प्राइस ऑफ x। ठीक है, तो ये क्या है, मांग का नियम है। और मांग वक्र के बारे में किसने बताया, यानी मार्शल ने बताया। तो मार्शल का अपना एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के संबंध में बहुत सारी चीज़ें कही हैं। हमने उपयोगिता वाला लेक्चर भी अपलोड किया है, आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन वाला भी लेक्चर अपलोड किया है, जा कर के आप देख सकते हैं। यूटिलिटी के बारे में भी बताया है, पढ़ सकते हैं। बचत के बारे में भी बताया है, पढ़ सकते हैं। न्यूमेरिकल भी हमने इस पर करवाए हैं, जा कर के पढ़ सकते हैं। फिर आप इसकी लोच के बारे में भी पढ़ सकते हैं। अब हम बात करने चल रहे हैं हीरा पानी विरोधाभास। तो जो सीमांत उपयोगिता के बारे में जब आप बात करते हैं तो मार्जिनल जो यूटिलिटी है किसी भी वस्तु की, जब आप उसकी नंबर ऑफ कमोडिटी यूज करते हैं किसी भी वस्तु की, x या y या z वस्तु, तो इस वस्तु से जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता होती है वो क्रमशः क्या होती है, घटती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग लॉ ऑफ यूटिलिटी। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिस्क्राइब करती है कि टोटल यूटिलिटी n-tu(n-1), यानी ये क्या है आपका, ये सीमांत उपयोगिता है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी ये है, तो ये डिस्क्राइब कर रही है कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी, उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे जैसे आप किसी भी वस्तु की, यानी कोई x वस्तु है उसकी नंबर्स ऑफ कमोडिटी का यूज करते हैं, उपभोग करते हैं अदर कारक को स्थिर रखकर, यानी अन्य कारकों को स्थिर रख करके, यानी अदर फैक्टर आर कांस्टेंट या अदर वेरिएबल आर कांस्टेंट। और हम क्या कर रहे हैं, किसी x वस्तु की नंबर ऑफ कमोडिटी को जब बढ़ाएंगे तो उस वस्तु के नंबर ऑफ कमोडिटी को बढ़ाते हैं तो उस वस्तु से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है वो क्रमशः क्या होती है, घटती है। एक पॉइंट पर आकर के शून्य हो जाती है। जहाँ पर ये शून्य होती है वहीं पर क्या होता है, पूर्ण तृप्ति पॉइंट होता है, यानी टोटल सेटिस्फेक्शन पॉइंट होता है, यानी पूर्ण तृप्ति बिंदु होता है। उसके बाद भी यदि व्यक्ति उपभोग करता है तो उस वस्तु से प्राप्त होने वाली यूटिलिटी नेगेटिव होती है। तो ये हीरा पानी विरोधाभास आप देखेंगे, यानी जो उपयोगिता ह्रासमान नियम है डिक्रीजिंग, ये आप देखेंगे जो मार्जिनल यूटिलिटी है इसके बारे में ये क्या करता है, बताता है। तो ये यानी कि अगर आप व्यवहारिक जीवन पर देखते हैं तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जिससे उपयोगिता क्या होती रहे, आपको बराबर ही मिलती रहे या अधिक मिले, यानी अंततोगत्वा उपयोगिता क्या होती है, घटती ही है। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर हम वस्तु की साइज या उसके आकार या उसके प्रकार में परिवर्तन कर देते हैं तो उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटने के जगह बढ़ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा किताबों में भी लिखा है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, एक गिलास पानी उसे देते हैं तो प्यास उसकी बुझ जाती है, लेकिन अगर उसे बूंद बूंद करके पानी पिलाते हैं तो उसकी उपयोगिता क्या होती है, बढ़ जाती है। या चम्मच से पानी पिलाते हैं तो उसकी उपयोगिता क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन आखिर ये व्यवहारिक जीवन में कब तक, कभी ना कभी तो उपयोगिता ह्रासमान नियम क्या होगा, लागू होगा ही ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी ही ना। तो यही रीज़न होता है। तो व्यवहारिक जीवन में जैसे कि आपने देखा होगा, कहा गया प्रत्येक शराबी को हर नए प्याले से अलग संतुष्टि मिलती है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कब तक, एक ऐसी लिमिट तो होगी जिसके बाद जब वो पिएगा तो लुढ़क जाएगा, चल नहीं पाएगा, नाली में गिर जाएगा। तो यही कंडीशन है कि यानी ये बात, यानी अगर हम व्यवहारिक जीवन में देखें, ठीक है लागू होती है, लेकिन एक यानी कि लिमिट होती है। उस सीमा के बाद अंततः जो उपयोगिता होती है किसी भी वस्तु से क्या होगी,
गिरेगी ही गिरेगी। जैसे आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दे, जैसे मान लो आपका किसी भी व्यक्ति से ए पर्सन है, ए मान लो पॉजिटिव यानी कह सकते हैं मेल है, और बी मान के चलो निगेटिव यानी कह सकते हैं फीमेल है, ठीक है। बी फीमेल है और ये मेल है, और ए व्यक्ति का बी व्यक्ति से अफेयर हुआ, तो जैसे जैसे शुरुआत में आपने देखा होगा यानी कि ए व्यक्ति यानी बी व्यक्ति क्या है, बी व्यक्ति ए व्यक्ति के लिए किसके समान होता है, चंद्रमुखी के समान होता है। यानी कहने का मतलब ये है जैसे कि चंद्रमा होता है, यानी आपने देखा होगा शुरुआती दौर में कितना अच्छा लगता है, चंद्रमुखी के समान इंटरेक्शन हुआ, बातें हुई, ठीक है, लव एंड अफेयर हुआ, ठीक है, रोचकता बढ़ने लगी। फिर उसके बाद यानी कि बी व्यक्ति का ए व्यक्ति से क्या हो जाता है, शादी हो जाती है। अब यहाँ पर आप जैसे और भी उदाहरण समझा सकते हैं, इसको आप बखूबी समझेंगे, ध्यान भी देंगे, है ना। तो शादी हो जाती है, तो वही बी पर्सन ए व्यक्ति को जो पहले चंद्रमुखी के समान लगता था, अब किसके समान लगेगा, सूरजमुखी के समान लगेगा। क्यों? क्योंकि वो वस्तु पहले उस व्यक्ति के पास नहीं थी, अब वो वस्तु उस व्यक्ति के पास आ गई है, तो उपयोगिता पहले की अपेक्षा क्या हो गई है, कुछ कम हो गई है। फिर आपने देखा जब ये शादी हो गई, वैवाहिक जीवन संपन्न होने लगा, और फिर जब खटपट होने लगती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं आपस में, तो बी व्यक्ति ए व्यक्ति के लिए क्या लगने लगता है, यानी कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति ए व्यक्ति के लिए, या ए व्यक्ति बी व्यक्ति के लिए जो पहले चंद्रमुखी था जो सूरजमुखी में कन्वर्ट हुआ, अब वो क्या बन जाएगा, ज्वालामुखी। आपने देखा होगा, और विस्फोट होने लगता है ना। लड़ाई झगड़े तलाक दुनिया भर की चीज़ें इधर उधर होने लगती हैं। यानी जिस व्यक्ति की उपयोगिता इतनी अधिक थी, अब वो उस व्यक्ति की उपयोगिता धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। अब लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी के जीवन में लागू हो, लेकिन ये लागू होता ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डेली आप दाल रोटी खाएं, तो आपको क्या होगा, यानी कि ये इच्छा होगी कि कभी आप पनीर रोटी खाएं, या आप पनीर चावल खाएं, या कभी आपने देखा होगा चिकन और रोटी खाएं, या अदर चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि एक वस्तु से उपयोगिता क्या होती है, अंततः गिरती ही गिरती है। तो हीरा पानी विरोधाभास क्या कहता है, इसके बारे में किसने बताया, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने इसके बारे में बताया। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री हीरा पानी विरोधाभास से संबंधित है, या किसने ये कॉन्सेप्ट दिया, एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ के बारे में आप जानते होंगे, इन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1776 ईस्वी में अपनी वेल्थ ऑफ नेशन नामक काफ़ी फेमस पुस्तक प्रकाशित की। फिर आपने ये भी देखा होगा कि एडम स्मिथ ने अपने नैतिक अनुभूतियों के सिद्धांत को भी दिया। एडम स्मिथ पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के समर्थक रहे। एडम स्मिथ ने बाजार की मांग और यानी कि आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई को क्या कहा, अदृश्य हाथ कहा। एडम स्मिथ ने व्यापार के संबंध में निरपेक्ष लाभ के सिद्धांत को भी दिया, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रॉफिट थ्योरी की भी चर्चा किया। एडम स्मिथ ने यानी अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया, यानी क्या, यानी श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो यानी कि यहाँ पर लेबर डिवीजन, श्रम विभाजन की भी बात करते हैं, ठीक है, इसके विशिष्टीकरण की भी बात करते हैं, और इसके साथ साथ यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड की भी बात करते हैं। तो ये 3 चीज़ों को अपनी पुस्तक में काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो एडम स्मिथ के बारे में हमने विस्तार से चर्चा आपको इंट्रोडक्शन में किया है, आप वहाँ से जाकर के और भी चीज़ों को देखेंगे। तो एडम स्मिथ ने हीरा पानी विरोधाभास की बात किया। उन्होंने बताया कि आपने देखा होगा जिस वस्तु की मांग क्या होती है, यानी कि जिस वस्तु की मात्रा आप देखेंगे मात्रा कम होती है, उस वस्तु की यानी मांग क्या होती है, आपने देखा होगा उस वस्तु की मांग क्या होती है, यानी कि मात्रा यदि कम है किसी वस्तु की, तो उस वस्तु की आप देखते होंगे किसी वस्तु की मांग क्या है, मात्रा क्या है, यानी कि कम है, तो इस वस्तु की प्राइस आप देखते होंगे अधिक होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस वस्तु की यानी व्यवहारिक जगत में भी आप देखेंगे कि किसी वस्तु की अगर सप्लाई यानी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, यानी कि कम है, तो
तो आपने देखा होगा उस वस्तु की प्राइस क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी उस वस्तु की व्यक्ति के लिए यानी मात्रा कम है, उस वस्तु की व्यक्ति के लिए उपयोगिता क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे आपने देखा होगा हीरा क्या है, हीरा एक प्रीशियस कमोडिटी है, यानी क्या है, दुर्लभ वस्तु है। ठीक है, अब दुर्लभ वस्तु है, कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए क्या है, लोगों के लिए इसकी उपयोगिता क्या है, अधिक है। हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि डायमंड मेरे पास हो, हीरा मेरे पास हो। क्यों? क्योंकि ये प्रीशियस कमोडिटी है, दुर्लभ वस्तु है, सभी व्यक्तियों के पास नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरे तरफ आप देखेंगे पानी को, तो पानी क्या है, इसकी मात्रा ज़्यादा है और ये जीवन के लिए ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन इसकी मात्रा अधिक होने पर 2/3 भाग पृथ्वी पर पानी है और इसकी मात्रा अधिक होने पर इसकी उपयोगिता क्या होती है, लोगों के लिए कम होती है। क्यों कम है? क्योंकि मात्रा अधिक है। जहाँ भी जाइए वहाँ पानी मिलेगा, जहाँ जाएंगे हीरा नहीं मिलेगा। किसी जगह रखा भी होगा तो कोई सोचेगा हो सकता है चुरा लें, है ना। तो आपने देखा होगा कि पानी की क्या है, मात्रा अधिक है। पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर 2/3 भाग पर पानी ही पानी है। और आपने देखा होगा यानी कि इसकी उपयोगिता क्या है, लोगों के लिए क्या है, बहुत कम है। जबकि जीवन में इसकी उपयोगिता यदि आप देखेंगे तो जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है, अधिक है, लेकिन फिर भी लोग इसको कम महत्व देते हैं और इसको ज़्यादा महत्व देते हैं। यही पैराडॉक्स है। जबकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जो वस्तु जीवन के लिए ज़्यादा उपयोगी है, भले ही उसकी मात्रा अधिक है, उसकी उपयोगिता अधिक होनी चाहिए व्यक्ति को, लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं करता है। तो यही तो विरोधाभास है कि जिसकी उपयोगिता ज़्यादा होनी चाहिए, जीवन के लिए ज़्यादा जरूरी है, मात्रा भले ही अधिक हो, उसका क्या होना चाहिए, उपयोगिता अधिक होना चाहिए, लोग नहीं करते हैं। तो यही विरोधाभास है कि उसकी करनी चाहिए, उपयोगिता अधिक होनी चाहिए, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं। किसकी उपयोगिता अधिक है लोगों के लिए? डायमंड की। क्यों? क्योंकि प्रीशियस कमोडिटी कम मात्रा में है, तो इसीलिए ये क्या है, डायमंड पैराडॉक्स, डायमंड वाटर पैराडॉक्स है। किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया। ठीक है, तो यही ये विरोधाभास है। और जैसे कि एक उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जंगल की बात यदि हम लें, किसी ए पर्सन को हम यदि जंगल में क्या कर दें, छोड़ देते हैं ए व्यक्ति को, और वहाँ जंगल में ना पानी है, कुछ भी नहीं है, तो यदि उस व्यक्ति को जंगल में छोड़ दिया जाए और 1 हफ्ते बाद उस व्यक्ति से मिला जाए और एक हाथ में क्या हो, यानी कि आपके हीरा हो, और दूसरे हाथ में आपके क्या हो, यानी पानी हो, और एक हाथ में पानी का गिलास और एक हाथ में हीरा, तो आप उससे मिलिए और उसके बाद उससे पूछिए कि आपको किस वस्तु की ज़रूरत ज़्यादा है, तो वो पानी की ज़रूरत ज़्यादा बताएगा। क्यों? क्योंकि जंगल में पानी नहीं था और इस वजह जीने के लिए पानी ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हीरा। तो इसलिए ये क्या है, एक विरोधाभास है। आपने देखा होगा सरकारी नल अगर खुला हुआ है, टोटी खुली हुई है, पानी बह रहा है, तो बहने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अरे जिसने खोला वो आके बंद करेगा, हमने देख लिया नहीं बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि पानी तो बहुत सारा है ना, फैल रहा है, फैलने दीजिए। तो हमें क्या करना है, जल है तो कल है, यानी कहने का मतलब है अगर जल है तभी हमारा कल है, यानी कहने का मतलब है जल ही जीवन है। ठीक, तो आपको पानी को क्या करना होगा, बचाना होगा। आपने देखा होगा SDG गोल्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स में ये बात कही गई कि प्रत्येक व्यक्ति तक यानी कि पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। किस तरीके की? स्वच्छ पेयजल। ये बात मानते हैं कि सभी जगह स्वच्छ पेयजल सुविधा नहीं है, लेकिन सरकार इस तरीके का प्रोग्राम चला रही है कि स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स जो 17 सतत विकास के लक्ष्य रखे गए 2030 तक जिन्हें प्राप्त करना है, उसमें से यानी SDG गोल्स है, और गोल नंबर 6 है, यानी कि आपने देखा होगा गोल नंबर 6 क्या है, यानी कि स्वच्छ पेयजल सुविधा से संबंधित है, जो PCS 2000 आपके किस में पूछा गया, 19 में पूछा गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आगे चल करके हमने बात भी किया होगा, तो आप लेक्चर में देखिएगा। तो यही विरोधाभास है,
ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात करते हैं गिफिन पैराडॉक्स की। गिफिन पैराडॉक्स क्या है? तो गिफिन पैराडॉक्स और सिटोवस्की पैराडॉक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करते हैं। इसका पार्ट हम 2 देंगे, गिफिन और सिटोवस्की पैराडॉक्स। ठीक है, सिटोवस्की पैराडॉक्स जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। इसे प्रोफेसर सिटोवस्की ने दिया था। अब ये क्या है और गिफिन पैराडॉक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, आपको इतना आपने कीमती समय दिया, कुछ पॉइंट्स आपको जरूर मिले होंगे और यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप देखते रहिए। ये जो चीज़ें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।